ACPPSC। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे। देखो, ये 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इस साल इनका जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये एक तरीके से क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, हम लोग देखो लक्ष्मीकांत है, उसमें 600-700 पेज हैं, आपका स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारी किताबें हो गया। बहुत बार क्या होता है, इनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर हम उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो उसको आप थोरोली रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपने ये 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रिवाइज कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पूरी बुक जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। देखो, लास्ट टाइम यही है कि आपको ये सोचना है कि आपको अपना एफर्ट कहाँ लगाना है, किस एरिया पे एफर्ट लगाना है, क्योंकि समुंदर में सब कुछ है। अब सब कुछ तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वाला टाइम है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम इनपुट लगाना पड़े, जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमेशा जो है, हम हर चीज़ लाइफ में मैक्सिमम आउटपुट के लिए ही कर रहे होते हैं कि हमें मिनिमम इनपुट लगाना पड़े और मैक्सिमम। दिस इज ऑल स्मार्ट वर्क। तो एफर्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ एफर्ट लगाना है। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए। अच्छा, उससे पहले हम ना एक चीज़ देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आई है कि मैम घटना चक्र नहीं करी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो यूपीपीएससी वाले जो सारे क्वेश्चंस, यूपीपीएससी वाले सारे क्वेश्चंस का मतलब है कि जिसमें आरओ एआरओ एपीओ बीओ वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, कि ये नहीं किया है। तो अब क्या करें कि सही से ये सारी चीज़ें नहीं कर रखी हैं, तो अब क्या करें। देखो, अगर आपने घटना चक्र नहीं की है और यूपीपीएससी के सारे जो क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज मत हो ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो पीसीएस वाले क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। देखो, मैं पहले आपको यही बता देती हूँ कि कितने टाइप के पीवाईक्यू जो हैं वो मार्केट में है। पहला आपका पीवाईक्यू है, एक तो घटना चक्र वाला हो गया, वो मार्केट में है। दूसरे तरह का आपका पीवाईक्यू कौन सा मार्केट में है, कि ऑल यूपीपीएससी क्वेश्चंस, जिसमें आपके आरओ एआरओ एपीओ बीईओ पीसीएस असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जितने भी यूपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके सारे क्वेश्चन। तीसरा जो है वो क्या है, 30 ईयर्स ऑफ यूपीपीएससी, मतलब पीसीएस के जो 30 ईयर्स के क्वेश्चन है 1991 से लेके 2023 के, ये वाले 3 तरह के जो पीवाईक्यूज हैं वो मार्केट में। अगर आपने पहला वाला नहीं किया और अगर दूसरा वाला भी नहीं किया, तो अगर आपने कोई भी पीवाईक्यू नहीं किया, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, पहली चीज़ क्या है कि आप 60 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप कर लीजिए अच्छे से। ये 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये ऑल सब्जेक्ट्स के हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मिला के 60 टॉपिक्स हैं। दूसरी चीज़, करंट अफेयर कर लीजिए। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि टेस्ट सीरीज प्लस पीसीएस के 30 ईयर्स के पेपर। पीसीएस के 30 ईयर्स मतलब जो ईयर वाइज पेपर होते हैं, जो यूपीपीएससी पीसीएस जो अपर सबऑर्डिनेट वाला पेपर एग्जाम होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं। तो अब टेस्ट सीरीज और ये पीसीएस के क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये तो मैं अभी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करने हैं। करंट अफेयर का भी मैंने आपको बता रखा है, 3 अप्रोचेज वाले वीडियो में देख लेना, और इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगी टेस्ट सीरीज और 30 ईयर्स ऑफ पीसीएस क्वेश्चन। ये थर्ड वाला आप हम देख लेते हैं। तो थर्ड वाला ये क्या है, देखो, जैसे ये टेस्ट सीरीज है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज आपकी ये 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो लेकिन आप क्या करेंगे,
टेस्ट सीरीज तो 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप कल से क्या करेंगे, कल से 2 सितंबर को आप 2023 का पेपर लगाएंगे, 3 सितंबर को 2022 का, फिर 4 सितंबर को 2021 का पेपर, फिर 5 सितंबर को 2020 का पेपर, 6 को आप ये पॉलिटी का टेस्ट देंगे, 6 को पॉलिटी का टेस्ट, फिर 7 सितंबर को 2019 का पेपर, फिर 8 को आप पॉलिटी का टेस्ट देंगे, फिर 9 सितंबर को 2018 का पेपर, फिर 10th को आप पॉलिटी का टेस्ट, 11 सितंबर को 2017 का पेपर। कुछ पेपर जो हैं कुछ पेपर ऐसे हैं जिनका री एग्ज़ाम हुआ है, कुछ ऐसे पेपर भी हैं, तो वो आप अपने आप देख लीजिएगा। जैसे वो आप अपने आप देख लीजिए, जैसे 2015 का जो है वो री एग्ज़ाम हुआ था, 2015 का री एग्ज़ाम हुआ है, 2008 का भी री एग्ज़ाम हुआ है, फिर 2004 का भी हुआ है, तो 15 का हुआ है, 2008 का री एग्ज़ाम हुआ है, 2004 का, तो इनके दो दो पेपर होंगे। तो 11 सितंबर को 2017 का करेंगे, फिर 12 को आप ज्योग्राफी का टेस्ट देंगे, फिर 13 सितंबर को 2016 का पेपर, फिर 14 सितंबर को आप ज्योग्राफी का टेस्ट देंगे, फिर 15 सितंबर को 2015 का पेपर, फिर 16 सितंबर ये हो गया, फिर 17 सितंबर को 2015 का दूसरा पेपर, फिर 19 को 2014, फिर 21 को 2013, फिर 23 को 2012, फिर 25 को 2010। ये एनवायरनमेंट के टेस्ट के साथ आप 2009 का पेपर देंगे या फिर 2008 का पेपर देंगे। 2008 के दो पेपर थे, फिर 2007 का, फिर 2006 का पेपर हो गया, फिर 2005 का, एंड फिर यहाँ 2004 का पेपर, फिर 4, 5, 6, तो यहाँ 2004 का एक और पेपर था, फिर 3 का हो गया, फिर 2 का हो गया। इस तरीके से आप जो है सारे पेपर इस हिसाब से देंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी ने घटना चक्र नहीं करी है तो ये 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो अपनी बुक से कि कौन कौन सा है 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप ये देख लो, करंट अफेयर करो, और टेस्ट सीरीज और 30 ईयर के जो PCS के पेपर है वो ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से कर लो, जिस तरीके से मैंने बताया है। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि कल बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया था कि मैम घटना चक्र सही से नहीं की है, UPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सही से नहीं किए हैं, ये वाले ऑल UPPSC वाले, तो क्या करना चाहिए। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी है कि आप ये जो स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो कर सकते हो। चलिए हम 60 जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, क्योंकि 102 क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से और करंट अफेयर से आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से इसको वेरीफाई कर लेना, इससे ये भी पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो देखो ये टेस्ट सीरीज का है, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पॉलिटी का पहला टेस्ट लिया, या तो इसका पॉलिटी के सिर्फ क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल लो, सिर्फ क्वेश्चन का प्रिंट आउट, ये जो क्वेश्चन वाला है इसका प्रिंट आउट निकाल लिया, अपना टेस्ट दिया, फिर उसके बाद इस सल्यूशन से, ये जो सल्यूशन है इससे अपने आंसर को मैच किया, और यहाँ जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा है उससे आप
जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि यहाँ CSP फाउंडेड 1933, फिर यहाँ जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखा कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जॉइंट सिटिंग लिया गया है और कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, और यहाँ आपने ये आर्टिकल लिख लिया इस तरीके से, तो आपके ये शॉर्ट नोट्स बन गए। तो जब आपके एग्ज़ाम से एक हफ्ते वाला जो टाइम होगा, आप क्या कर सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज में 4200 क्वेश्चंस हैं, 4200 क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना है, सिर्फ जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर अपने ही आप किसी आपने आईपैड पे या फिर टैबलेट पे किसी पे पढ़ रहे हो, आप उस पर भी लिख सकते हो। अगर आप डिजिटल पढ़ना चाहते हो आप डिजिटली भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल लेना और उस पर इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो ये आपके लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है 60 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर मूव करते हैं। देखो, पहला आपका जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा में आपको क्या देखना है कि जो साइट्स हैं वो किस किसने एग्जिबिट करी हैं, अलग अलग। दयाराम सैनी ने कौन सी साइट एग्जिबिट की है, ये सारी साइट कि मतलब लोथल किसने करी है, हाँ, मोहनजोदारो किसने करी है, ये सारी साइट जो है इनको एग्जिबिट किसने किया है, इन उनके नाम और उनके ईयर, और दूसरा ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। ये 3 चीज़ें आप जो है वो उसको देख लेना। फिर क्या है, महाजनपदास। तो महाजनपदास में कि कौन कौन से महाजनपदास थे, उनकी कैपिटल्स क्या थी, इसको आप देख लेना। फिर मगध रूलर कि मगध रूलर। फिर उसके बाद मौर्य एंड पोस्ट मौर्य। तो मौर्य में क्या जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ज़्यादातर अशोका इंपॉर्टेंट है कि अशोका जो है उसको आप सही से देख लेना। गुप्ताज जो है इनिशियली जो गुप्ताज हैं, चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त 2 हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, तो ये वाला जो गुप्ता है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स, ये एंशिएंट के भी मिडिवल के भी। देखो यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये सारे टॉपिक नहीं लिखे गए हैं, ये आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आप एंशिएंट और मिडिवल को देखोगे, यू विल फाइंड मैनी थिंग्स इन दैट, कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स का क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ASUPPSC के जो नोट्स हैं उसमें ये सारा इंक्लूडेड है। आराम से आपको लिस्ट मिली हुई है सारे बुक्स एंड ऑथर्स की, जो सारे प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वो। दिल्ली सल्तनत जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप स्लेव डायनेस्टी हो गया एंड आपका खिलजी डायनेस्टी हो गया, तुगलक डायनेस्टी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली सल्तनत। मुगल्स में जो है 3 मुगल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अकबर, शेरशाह और औरंगज़ेब, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बाबर है और हुमायूं है उनकी आप जो है फाइट देख लेना, अदरवाइज ये ज़्यादा है। सिख और मराठा, देखो सिख इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिख में बस जो है आप एक एंग्लो सिख वॉर देख लेना। मराठा में क्या है जो है एंग्लो मराठा वॉर देख लेना, और चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो टर्म्स है उन 4 ही टर्म्स को ध्यान रखाना है, ये नहीं कि सारा चीज़ें पढ़ने बैठो, ओवरव्यू। फिर उसके बाद वॉर देख लेना, ये पूरा वॉर, ये मैंने नोट्स के साथ हैंडआउट दे रखा है, पूरा हैंडआउट दे रखा है कि सारे वॉर का बहुत ईजिली जो है हैंड रिटन फॉर्म में दे रखा है कि कौन कौन से वॉर थे। फिर उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस एक्ट जो भी हुए थे वो सारे देख लेना। तो ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट तो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, तो आप यहाँ देख लो या वहाँ देख लो। फिर उसके बाद टाइमलाइन ऑफ द इवेंट। तो क्या होता है, कभी कभी ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाती हैं, तो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाती हैं ये सारी चीज़ें कि ये कौन से ईयर में हुई थी, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, NCM कब हुआ था, इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो जो इवेंट्स हैं उनके टाइमलाइन देख लेना। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको देख लेना। तो ये आपका पूरा नोट्स में आपके हैंड रिटन में, ये जो लास्ट में जो पेजेस हैं कुछ 20-30 पेजेस हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्राइबल अपराइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल अपराइजिंग
कौन कौन सी हुई थी। फिर एक हो गया कमीशन, कि कौन सी हंटर कमीशन किसके लिए बैठी थी, और ये सारी चीज़ें। तो कमीशन जो है, कमीशन भी इम्पॉर्टेंट है, इनका ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, किसने हेड किया था वो भी इम्पॉर्टेंट है कमीशन का। फिर एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में आप सिर्फ चीज़ें देखना, एक्ट्स देख लेना, प्रोटोकॉल देख लेना, कन्वेंशन देख लेना, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन सी कन्वेंशन हुई हैं, रियो समिट, Rio+20 समिट, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बाकी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे। ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में क्या है, आपको ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट्स होंगे, लास्ट में आपके 20-30 पेजेस के नोट्स होंगे आपको कोर्स के साथ, हैंड रिटन वाला। एक तो टाइप्ड है जिसमें सब कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये सारे हैं, उसमें जो है आप रॉक्स देख सकते हो। रॉक्स क्या है कि कौन कौन से रॉक्स जो हैं किस किस पीरियड में जो है क्या हुआ, कि गोंडवाना वाले टाइम में क्या हुआ, ये वाले टाइम में, ये सारी चीज़ें, तो रॉक्स देख सकते हो। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी, इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी, कि ये मिनरल कौन सी जगह पाया जाता है। हर साल ये एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। रिवर और सिटी, कौन सी सिटी पे कौन सी रिवर सिचुएटेड है। कंट्री और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री और कैपिटल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, लास्ट से लास्ट ईयर जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री आई थी और उनको मैच करने के लिए आ गया था कौन सी कंट्री कहाँ है। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, आपकी सारी सी की वीडियो बना रखी है, मैपिंग की वीडियो, 2023 की सीरीज़ है। तो देखो 2023 की जो मार्क बूस्टर सीरीज़ है वो अभी भी रेलेवेंट है उसमें, क्योंकि स्टैटिक तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप जो है उसको देख लेना, उसमें सारी सी की मैपिंग बनी हुई है, कौन सी सी से कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। ट्राइब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड क्या है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओशन करंट, ओशन करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओशन करंट में क्या है कि आपका कोल्ड करंट कौन सा है, वार्म करंट कौन सा है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है ओशन करंट में, कोल्ड करंट और वार्म करंट। एक क्वेश्चन और आता है कि ये कौन से ओशन पे है, कि पैसिफिक ओशन में है या अटलांटिक ओशन में है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो ये तो या तो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाएगा या फिर उसके बाद ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से ओशन में है, किसको बॉर्डर करता है। इंडस्ट्रियल एरिया भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपका ये इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, कि ये इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ है, कि आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये कहाँ है, तो ये लोकेशन पूछ लिया जाता है। इंडिया में ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं माइनिंग एरिया की, कोल आयरन और इन सब की माइन एरिया कहाँ है, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है नोट्स में, पूरी लिस्ट दे रखी है आपको सारे, जिसमें नोट्स में जो लिस्टिंग है वो इस तरीके से भी है कि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है उसमें, और अदर जो लिस्टिंग है वो भी इंक्लूडेड है। वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है, वाटरफॉल, रिवर इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती है इनकी, कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये पूछ लिया जाता है, कहाँ जाके मिल रही है ये पूछ लिया जाता है। हिमालय रेंज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालय रेंज। कैनाल प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट कर लेना। एंड पावर प्लांट, पावर प्लांट, ट्राइब्स, तो ट्राइब्स हमने बताया था इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों की है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एनवायरनमेंट का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है, तो आप जहाँ से भी आप उसको देखना चाहे देख लेना। साइंस में जो है कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप देख लो। एक तो हो गया वाइटामिन, डिसीज़, ग्लैंड्स, और जो ज़्यादातर आप क्या है लाइफ साइंस में पे ज़्यादा ध्यान देना। लाइफ साइंस पे जो आपके एवरीडे से रिलेटेड हैं चीज़ें, एवरीडे साइंस से जो रिलेटेड है वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। और आजकल जो है वैक्सीन और इन साइड चीज़ों पे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि करंट में जो हैपनिंग है चीज़ें उन पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल साइंस पे। तो ये इस टाइप की चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज़ और जो हम क्विज कर रहे हैं वहाँ से ये कैटर हो जाएगा। इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमी में
आपका क्या है कि कुछ टॉपिक्स जो इकोनॉमी जो ज़्यादा पूछी जाती है वो वेलफेयर इकोनॉमी पूछी जाती है, पीपल सेंट्रिक इकोनॉमी पूछी जाती है, पीपल सेंट्रिक, डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड। आपको बहुत ज़्यादा हाई क्लास ऐसे जार्गन्स नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं इकोनॉमी में। जो नॉर्मल आपके पीपल से रिलेटेड है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपका इस टाइप से यूजुअल स्टेटस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ ली। आपका WTO से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, सब्सिडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड या तो कोई डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लो, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। MSP का पूछ लिया कि कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि SDG 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कि ये किसके अंदर आता है, कि इनकम टैक्स किसके अंदर आता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए। WTO का कोई सब्सिडी का पूछ लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है, इस टाइप से। पॉवर्टी और डेवलपमेंट कि पॉवर्टी आपका पूछ लिया, आपका HDI इंडेक्स क्या होता है, इस टाइप से चीज़ें जो है इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्या होता है। तो बेसिकली जो आपका इकोनॉमी है वो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो करंट से ही कैटर हो जाते हैं। इकोनॉमी के मोस्टली क्वेश्चन जो है वो करंट से ही कैटर होता है हो जाते हैं। तो आपका इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ करंट पे फोकस करो और टेस्ट सीरीज में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आप उस पर फोकस करो। बेसिकली इकोनॉमी का यही ज़्यादा फंडा है। फिर उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है, आप सारे आर्टिकल्स कर लेना। देखो आर्टिकल्स के लिए क्या है, लक्ष्मीकांत के पीछे टेबल बनी हुई है आर्टिकल की, वहां से आप इसको देख लेना। या फिर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी PM बख्शी वाली, PM बख्शी की PDF होगी, आप डालोगे आपको मिल जाएगी PM बख्शी की। उसमें जो है शुरू के 3-4 पेजेस होंगे जिसमें सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ से जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं वो सारे मेंशन है। प्री इंडिपेंडेंस एक्ट, तो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट चैप्टर 1 है जो लक्ष्मीकांत का, वो इम्पॉर्टेंट है। जितने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट में जो है लक्ष्मीकांत में ये टेबल बनी हुई है अमेंडमेंट की, इसको देख लेना। फंडामेंटल राइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार देख लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखो, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पहला हो गया कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है या सोशलिस्ट प्रिंसिपल है या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, कि क्या है ये। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में थोड़ी थोड़ी सेम है। तो आपको इस टाइप से पूछने के लिए आ जाएगा कि 2 आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी और एक जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे दिया। तो आपको ये पूछने के लिए आ जाएगा कि इसमें से जो है फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। तो इस टाइप से आपको पूछने के लिए आ जाएगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, कि इससे कौन कौन सी आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो ऐड हुई थी। तो इस टाइप का अमेंडमेंट आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ना, अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट देख लेना, सुप्रीम कोर्ट का बस बेसिक ओवरव्यू देख लेना कि एडहॉक जजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, और किस तरीके से पॉइंट होता है, कौन सा आर्टिकल्स है, और एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। जो सुप्रीम कोर्ट का देखोगे तो हाई कोर्ट का अपने आप तैयार हो जाएगा, उसको ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है पंचायत। पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत तो हमारे यहाँ जो है लोकल गवर्नेंस और इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो पंचायत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर पंचायत का देखोगे, फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में क्या है, आप सिर्फ डाटा देख लेना कि वार्ड मेंबर हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं, किस टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, और जस्ट एक ओवरव्यू देख लेना, लेकिन पंचायत अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा ठीक से कर लेना। फिर उसके बाद कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लेना, और दूसरा कितने मेंबर्स होते हैं और कौन
जो टेन्योर है वो क्या होता है, ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो है, जो आपकी, मैं आपको बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इम्पोर्टेंट है वो आप इस बार आपका फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस कमीशन को इस बार कर लेना। एनसीबीसी भी इम्पॉर्टेंट है, एनसीबीसी को भी कर लेना। फाइनेंस कमीशन को तो अच्छे से कर लेना। पिछली बार भी फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार और आ सकता है। 16 फाइनेंस कमीशन से इस बार आ सकता है। डायरेक्ट चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, मेंबर्स पूछे जा सकते हैं, कौन कौन थे वो कर लेना। जब आप आर्टिकल्स करोगे तो पार्ट अपने आप हो जाएगा, पार्ट अपने आप हो जाएगा और शेड्यूल भी अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स आप करोगे तो ये कौन से पार्ट में है। सपोज आपका पार्ट 5 हो गया, पार्ट 5 आपका एग्जीक्यूटिव से, यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, तो उसके अंदर आपके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, तो पार्ट अपने आप हो जाएगा। फिर जो है आप शेड्यूल जो है वो शेड्यूल भी यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे सेंसस। तो सेंसस से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो क्या है कि टेस्ट सीरीज में जो है सेंसस का टेस्ट है, आप वो कर लेना, या फिर यूट्यूब पे कोई भी किसी ने भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखा हो सेंसस का, थोड़ा जिसमें सारी डिटेल्स हो, उत्तर प्रदेश का भी और इंडिया का भी, आप वो देख लेना। एग्रीकल्चर डाटा इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर डाटा से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिनरल डाटा से भी आ सकते हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है, फर्स्ट टाइम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। और डेज एंड थीम्स पूछा जा सकता है, डेज एंड थीम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये करंट अफेयर में जो है ये 3 चीज़ें जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, डेज एंड थीम्स हो गया, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मार्च 2024 से लेके अगस्त 2024 का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के पास बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है तो वो इस करंट अफेयर को भी सबसे पहले प्रायोरिटी इस करंट अफेयर को दे, कि मार्च से अगस्त 2024 का करंट अफेयर करें, फिर उसके बाद कोई और करंट अफेयर उठाएं। और आइडियली जो करंट अफेयर करना है वो जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक का आइडियली करना है, ये आइडियली है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप ऐसे कर लेना कि यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, कि मार्च से अगस्त तक का अगर कोई करंट अफेयर आ जाए तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ना हो। इसको इतनी बार चीज़ों को रिवाइज कर लेना, मार्च से अगस्त तक का। तो ये 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जिन लोगों ने घटना चक्र नहीं पढ़ी है और ये नहीं पढ़ा है तो वो किस तरीके से चीज़ों को करें। तो आप रोज़ ऑल्टरनेट डेज़ में कल से ही एक पेपर शुरू कर देना, और ऑल्टरनेट डेज़ में आप ये सारी चीज़ें, और लास्ट का जब ये फेज़ आएगा तो यहाँ आप सी सेट का एक एक पेपर लगाना शुरू कर देना। तो सी सेट के कम से कम, अगर किसी को कोई दिक्कत है सी सेट में, तो सी सेट से ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सी सेट के लिए क्या पढ़ें, अलग से क्या पढ़ें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सी सेट के PYQs उठाइए, और उसमें जो है आप अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढो सी सेट के PYQs में। कि जैसे आपने क्या करा कि हाँ, जो अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं कि आपके इंग्लिश में हो गए, हिंदी में हो गए, कि हाँ थोड़े वो हो जाएंगे, थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 50% ग्रामर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स से क्या है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या है कि क्वेश्चंस, वो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं उसको किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब आप PYQs करोगे सारे साल के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का मैथ्स बहुत वीक है तो उसमें जो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ध्यान लगा लो, कि मैथ्स और रीजनिंग में कि कुछ टाइप के जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती और ज़्यादा कुछ फॉर्मूले याद नहीं करने होते, तो उन क्वेश्चंस पे आप जो है ध्यान लगा लो। मैथ्स और रीजनिंग में आप जब आप 2-3 पेपर करोगे सी सेट के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक एरिया कौन सा है। आप इन जो सी सेट के पेपर है, अगर किसी को
किसी का जो सी सेट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो इन जो 5-6 साल पुराने पेपर हैं इनको 2 या 3 बार लगा लेना, 2 या 3 बार इनको लगा लेना। और अगर किसी का ठीक है तो वो एक बार ही जो है वो 5-6 साल पुराने पेपर जो हैं वो लगा सकता है। तो इस तरीके से हो गया। अगर फिर भी स्टिल अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, आप मुझे बता सकते हैं। मैं सी सेट पे जो है एक अलग से आपको एक वीडियो जो है प्रोवाइड कर लूँगी। अदरवाइज़ मैंने जो है इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी वीडियो बना रखा है और सी सेट पे भी वीडियो बनाया था, लास्ट ईयर वीडियो बनाया था और आई थिंक 2024 में भी बनाया था। तो वो वीडियो जो है अभी भी रेलेवेंट है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स वाला भी वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को, तो अभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को गैदर करो, अपनी एनर्जी को कि अब जो ये टाइम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, मुझे एक भी मिनट को अपने वेस्ट नहीं करना है। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। सोचो, एक केस लेके चलते हैं कि आप जो है अभी ब्लैंक हो, कुछ भी कंसोलिडेटेड नहीं है। चलो और वर्स्ट केस लेके चलते हैं। इस वीडियो को देखते ही सोचा कि यार अब बस हो गया। अब पता नहीं मैंने पुराना सब क्या पढ़ रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं, मेरी कोई स्ट्रैटेजी है ना कुछ है। लेकिन अब जो है अब मुझे तैयारी करनी है, अब मुझे तैयारी करनी है। तो उसके लिए बस यही करना है कि 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, करंट अफेयर्स करो, तीसरा टेस्ट सीरीज, और 30 इयर्स वाले पेपर ऑल्टरनेट डेज। इसको पढ़ लिया और अच्छे से इसको कंसोलिडेट कर लिया और रिवाइज कर लिया तो चीज़ें जो है अभी भी हो जाएंगी, चीज़ें अभी भी हो जाएंगी। देखो, आपके पास 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपके पास मुश्किल से 55-56 ये सब दिन बचे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, डेढ़ मतलब एक दिन में 1.5 टॉपिक तो आप आराम से पढ़ सकते हो, 1.5 से 2 टॉपिक तो आराम से एक दिन में आपके 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। तो ये 30 डेज के अंदर आपके 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसको सेकंड रिवीजन भी दे सकते हो। अब 2 टॉपिक तो यार खत्म कर ही लोगे ना, 2 टॉपिक आप एक दिन में तो खत्म कर ही लोगे, इतना तो आराम से हो ही सकता है। तो अभी भी टाइम है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर कैसा भी डाउट है, देखो कल आपने मुझसे ये डाउट शेयर किया कि घटना चक्र नहीं करी है और ये नहीं करा है तो क्या करें। तो आई कम अप विद दिस थिंग कि हाँ, आप अगर किसी ने घटना चक्र नहीं करी है और ये करा है तो किस तरीके से चीज़ों को करें जो सब कुछ मैनेज हो जाए। तो यू share your doubt with me and I'll come up with new ideas, new strategy and how to manage things। क्योंकि आप जो है बस डटे रहो, लगे रहो और अभी भी जो है कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अब से थोड़ी देर कर दोगे तो फिर चीज़ें जो है अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी, फिर जो है थोड़ा उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी जो टाइम है अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट करो, गैदर करो और अपना 100% दो और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। मुझे लगता है यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।